दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं तथा पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। जो आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे आपका यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी यानी आरओ का जो एग्ज़ाम होना है, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम, आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होने, सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है, जिन जिन अभ्यर्थियों का जूनियर लेवल में एसएसटी जो सामाजिक विज्ञान संबंधित प्रश्न है, इसके साथ ही एसएससी सीजल से संबंधित जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, यहाँ से भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिदिन हम एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए अध्याय के साथ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सुबह हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सामान्य परिचय उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया था। ये लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो संभावित प्रश्नों के लिए बुक है, इससे हम इन प्रश्नों की व्याख्या करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक नया अध्याय है राष्ट्रीय आय। एक नए अध्याय है राष्ट्रीय आय। इससे संबंधित जो पूर्व में प्रश्न पूछे गए उनकी व्याख्या करते हैं तथा भविष्य में जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना है उनकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय होती क्या है? तो राष्ट्रीय आय से जो अभिप्राय है, एक राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप, एक राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान, यानी एक वर्ष की क्रिया है, एक वर्ष की आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप या क्रियाओं के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सामान्यतः इनके योग को जो है हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो सामान्यतः क्या परिभाषा हुई कि किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसका अभिप्राय एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है। इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। राष्ट्रीय आय का जो मापन है मुद्रा के रूप में किया जाता है। अगर भारत में इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का मापन है 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन थ्योरी दी गई थी। यानी ड्रेन थ्योरी के माध्यम से राष्ट्रीय आय का पहली बार जो आकलन दादा भाई नौरोजी ने 1868 में द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने पुस्तक के माध्यम से दिया था, तथा 20 रुपये भारत की राष्ट्रीय आय उस समय बताया। इसके बाद अनेकों प्रयास हुए। 1848 1900 भारत में स्वतंत्रता के दौरान 1948 तथा 1949 के दौरान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पीसी महाबलोनिस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा अप्रैल 1951 में रिपोर्ट दिया गया और यह रिपोर्ट 1948 तथा 49 के दौरान जो राष्ट्रीय आय का मापन था उस आधार पर दिया गया, यानी उस वर्ष के दौरान दिया गया। इनके अनुसार उस समय देश की जो राष्ट्रीय आय थी, कुल देश की जो राष्ट्रीय आय थी वह थी 8,650 करोड़ भारत की कुल राष्ट्रीय आय थी। जबकि पर कैपिटा इनकम देखें तो प्रति व्यक्ति जो आय थी 1948-49 के दौरान तो 246 रुपये 9 पैसे जो है भारत की राष्ट्रीय आय थी, प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को, CSO की स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 की को जो इसकी स्थापना की गई। साथ ही जो इसका मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। सो CSO की स्थापना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना मई 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में भी है। अगला देखते हैं, भारत में अंतिम जो वर्तमान में वित्त वर्ष जो 2024 चल रहा है, 2024-25 जो वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय आय का जो योगदान है कृषि क्षेत्र का कितना है, विनिर्माण क्षेत्र का कितना है, चूँकि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में भी विभाजित किया गया क्षेत्र के आधार पर कि किस क्षेत्र, जैसे प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र जिसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तथा टर्शियरी जो क्षेत्र है वह तृतीयक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो वर्तमान में अगर देखें जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वह 17.7% है, बहुत कम हो गया है। स्वतंत्रता के दौरान लगभग 50% से अधिक राष्ट्रीय आय में, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान होता था। जबकि विनिर्माण यानी औद्योगिक क्षेत्र का वर्तमान में देखें तो वर्तमान में 27.6% का जो योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में या राष्ट्रीय आय में वह विनिर्माण क्षेत्र का है। जबकि
टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र का योगदान देखें, जो सेवा क्षेत्र है वह 54.7% है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक क्षेत्र को उनकी राष्ट्रीय आय में योगदान के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए, तो सबसे कम जो है वो 17% आपका कृषि क्षेत्र में, 27% आपका औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र में, तथा 54.7% आपका तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से संबंधित अन्य भी कुछ तथ्य हैं, जैसे हिंदू वृद्धि दर। हम कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर पहले चर्चा करें, प्रश्न तो बाद में हो ही जाएगा। तो हिंदू वृद्धि दर एक शब्द आया है, हिंदू वृद्धि दर शब्द से क्या तात्पर्य है? हिंदू वृद्धि दर जो ये शब्द है ये प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा दिया गया था, राज कृष्णा के द्वारा दिया गया था। तो प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा कहा गया कि 1991 से पूर्व एवं 1950 से लेकर के 1980 तक जो 3 दशक हुए, इन 3 दशकों में भारत की जो राष्ट्रीय आय है या जो वास्तविक आर्थिक वृद्धि है वो 3.5% है। और इस वृद्धि को इन्होंने, आर्थिक विकास में जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को ही उन्होंने हिंदू वृद्धि दर कहा। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदू वृद्धि दर 1991 से पूर्व तथा 1950 से 80 के मध्य जो 3 दशक में भारत की राष्ट्रीय यानी वास्तविक आर्थिक वृद्धि रही है 3.5%, उसे कहा गया है। साथ ही 3 से 4% की इस जो आर्थिक वृद्धि थी, इसे अरुण शौरी के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है बात, अरुण शौरी जी के द्वारा इस तथ्य को, इस व्यवस्था को समाजवादी वृद्धि दर कहा गया था। तो 2 प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है। समाजवादी वृद्धि दर किसे कहा गया? 3 से 4% की वार्षिक जो वास्तविक जो आर्थिक वृद्धि है उसे अरुण शौरी ने कहा, जबकि हिंदू वृद्धि दर 3.5% की जो वास्तविक आर्थिक वृद्धि है उसे प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा कहा गया। तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं जिन पर हमने चर्चा किया है। प्रश्न देखते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक किस क्षेत्र का योगदान है? यहाँ कृषि है, विनिर्माण है, बैंकिंग है, व्यापार का क्षेत्र है। तो यहाँ अभी इसमें आपका ऑप्शन के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि सेवा क्षेत्र इसमें अलग अलग करके दिया है। हमने इस पर चर्चा कर ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख क्षेत्र है वर्तमान में सेवा क्षेत्र यानी जो टर्सरी यानी जो तृतीयक क्षेत्र वह हो जाएगा। अभी हमने चर्चा किया कृषि क्षेत्र का योगदान 17% है समथिंग, औद्योगिक क्षेत्र का 27 पॉइंट समथिंग है, तो उसे आप देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो योजना काल यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से जो प्रभावित हुई हैं, जो प्रभावी हुई हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान, तो जितने भी 12 पंचवर्षीय योजना अब तक जो प्रभावी हुई हैं, इस योजना काल की अवधि में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान रहा? तो साधारण सी तथ्य है कि कृषि क्षेत्र का योगदान ये इसका घटा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश, देखिए जब भी कोई राष्ट्र अल्प विकसित की अवस्था में होता है तो वहाँ कृषि क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित, विकास की ओर अग्रसर होती है तो यह राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या होता है? तो यह सदैव बढ़ता जाता है। आप देखिए भारतीय दृष्टिकोण से देखें, जब भारत आज़ाद हुआ 1947-48 के दौरान, तो भारत में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था। लेकिन वर्तमान में भारत एक विश्व की उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वह 17 पॉइंट समथिंग हो गया। तो हमेशा इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, 1900 नियोजन के प्रारंभ यानी 1950-51 के दौरान, पुराना प्रश्न है, 2015 इत्यादि दिया गया है, हम इसे नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना, इससे पहले जो हमने वीडियो सुबह अपलोड किया था उसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है NSSO, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1950 में हुई। बेरोजगारी संबंधी आंकड़े इसके द्वारा दिए जाते हैं, बेरोजगारी राष्ट्रीय आय संबंधी इसके द्वारा डाटा ये दिया जाता है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय तथा संबंधित आंकड़ों, विशेषकर जो अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के बारे में अनुमान लगाने का इसका कार्य। तो ये 1950 में स्थापित है। अगला प्रश्न दिया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना मई 1951 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसका जो कार्य है, इसके प्रमुख कार्य में इसके द्वारा जो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उनमें प्रत्येक वस्तु तथा सेवाओं का अनुमान लगाना है। जो तीनों क्षेत्र हैं उनमें जो सेवाएं एवं वस्तुओं का उत्पादन है उनका अनुमान इसके द्वारा लगाया जाता है। तो CSO 1951, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अभी हमने डेफिनेशन दिया था, इसमें उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो सी ऑप्शन सही होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यह अनुमानित होती है।
प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा हो जाएगी, लेकिन ये पुराना जो प्रश्न है, वर्तमान के जो आर्थिक जो समीक्षा 2023 की बजट 2024-25 से पूर्व की गई है, उसमें सिक्किम इत्यादि राज्यों का उल्लेख है, आप उसे देख लेंगे। नया डाटा जो है अपडेट डाटा कर लेना चाहिए, क्योंकि करंट से संबंधित यहाँ प्रश्न बनते हैं। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो न्यूनतम आय वाला राज्य इसमें बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ये डाटा जो है ये आप अपडेट कर लेंगे। 1867-68, चूँकि ये बदलता रहता है, 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित की गई, यानी हमने भी चर्चा किया था, दादा भाई नेहरूजी ने यह जो है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये ड्रेन थ्योरी में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा दी गई थी। इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो है कहा गया है। दादा भाई नेहरूजी को स्वतंत्रता सेनानी है, तो इसमें आपका 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रेन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा दी गई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि तथा आय विधि दोनों का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? अभी चर्चा किया था प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा, तो यह 16 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे D.R. गोडगिल, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाए। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नेशनल सैंपल सर्वे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नौरोजी व सिराज या उपरोक्त सभी ने? तो 18 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो संगठन है NSO या CSO, ये भारत में आज़ादी के बाद स्थापित हुए, यानी स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए। 1950 में NSS की स्थापना हुई, जबकि 1951 में CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 19 नंबर में आपका एक ऑप्शन हो जाएगा, 4 अगस्त 1949। स्वतंत्रता के बाद की समावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? तो इसमें आपका परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला या फिर पुनरीक्षित श्रृंखला, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह चालू मूल्यों के आधार पर तथा स्थिर मूल्यों के आधार पर इनकी गणना की जाती है। इसे देखते हैं, चालू मूल्य पर जो गणना होती है, तो चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है, जब राष्ट्रीय आय, जब नेशनल इनकम क्या हो कि जब नेशनल इनकम को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता, प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाए, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाता है तो उन्हें चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इन्हें चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है इसे मौद्रिक आय भी कहते हैं। तो जो आपका चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है, इससे क्या तात्पर्य है कि जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्य पर मापा जाए, इसे मौद्रिक आय के रूप में भी जो है कहा जा सकता है। जबकि जो स्थिर मूल्य है, स्थिर कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय है, उससे एक अभिप्राय है कि एक लेखा वर्ष के दौरान राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित जो समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से है, जिसे किसी आधार वर्ष, जैसे वर्तमान में हमने जो आधार वर्ष लिया है 2011-12 लिया है, इसके आधार पर करके तो स्थिर मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये पुराना प्रश्न 2004-5 है, लेकिन वर्तमान में 2011 में। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, तो 23 नंबर का आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, अमौद्रिक क्षेत्र का विसमानता, जन सहयोग की प्रचुरता या निर्यात उत्पादन में कमी। तो 24 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पर्याप्त एवं सांख्यिकी विधियों की कमी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया तो सभी जानते हैं दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया, तो 25 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दादा भाई नेहरू जी ने अपने धन का पलायन है सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, अभी चर्चा किया है आरंभ में, सी ऑप्शन राइट होगा। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? तो प्राथमिक क्षेत्र का कम है, इसमें 17.7% का योगदान है वह अभी कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र का है, जबकि 27.6% जो क्षेत्र है वह द्वितीयक क्षेत्र का है, और तृतीयक क्षेत्र जो है 54.7% का योगदान यह है तृतीयक क्षेत्र का। तो सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आसान प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या? आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो उपयुक्त माप है वह है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यह होता क्या है कि एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर जो सभी उद्यमी हैं, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी हो, इनके द्वारा जो सकल मूल्य वृद्धि की गई है उसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जीडीपी इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? सभी प्रकार के बचत का योग करके, सभी प्रकार की निर्गतों का योग, सभी व्यय का योग या सभी प्रकार की आय का योग। तो 31 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे सभी प्रकार की बचत का योग का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में जो शामिल नहीं किया जाता है वह मालिक के कब्जे में मकानों को का जो आरोपित किराया है, इसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे संबंधित जैसे राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, जीएनपी है, ये सभी जो एनएनपी है, ये सभी जो तथ्य हैं इन्हें हम बाद में जो है गहन अध्ययन का करेंगे। अभी हम केवल जो है प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज है उसे हल करें हैं जो पीवाई की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को जो भाग दिया जाता है वह देश की कुल जनसंख्या से दिया जाता है। ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। यानी अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो कृषि का योगदान 17% है, जबकि उद्योग का योगदान 27% है, और इधर जो सेवा क्षेत्र है यानी तृतीय क्षेत्र है इसका योगदान 54%। तो देख लीजिए जो 54% है ये आपके जो कृषि और उद्योग की संयुक्त यानी इनका जो योग भी है वह भी कम है किनसे? तृतीय क्षेत्र के योगदान से। इसलिए इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में जो गरीब बचत करते हैं अपनी आय की अपेक्षा करते छोटे हिस्से को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का सही एक जो ह्रासमान क्रम है तो 36 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र, उद्योग तथा कृषि यानी सबसे कम कृषि तथा सबसे अधिक सेवा क्षेत्र से होता है। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? तो 2011-12 दिया गया, इससे पहले 2004-5 था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो ये तृतीय क्षेत्र 38 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 54.7% का जो योगदान है वह तृतीय क्षेत्र के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया जाता है। मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा निवल जो राष्ट्रीय उत्पाद है इनके बराबर होता है मूल्य ह्रास। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधि नहीं है वह निवेश विधि नहीं, इन्वेस्ट मेथड इसमें नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो 42 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैट्रिक्स पद्धति, सी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो एनएनपी में से जिसे घटाया जाता है 43 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से जो है वो घटाया जाता है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसे नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखते हैं जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? 44 का ऑप्शन आपका इसमें ह्रास को हटाया जाता है। 44 का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होगा? तो मूल्य ह्रास बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, यानी ए बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले देखते हैं। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही कहते हैं। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है तो क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते को घटाकर, डी ऑप्शन राइट होगा। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम इंडेक्स है वह उपलब्ध कराया जाता है वर्ष प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ए ऑप्शन राइट हो। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा होगी? तो 48 में आपका भारत की होगी,
इसका कहना है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई जो मछलियां हैं वह जीडीपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद में किसका हिस्सा होगा, तो इसमें भारत का ही, क्योंकि वह भारतीय मछुआरे हैं। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया एसएससी में, इससे संबंधित जो भी अन्य तथ्य हैं यानी जो गहन अध्ययन जीडीपी, जीएनपी या राष्ट्रीय आय, जिनसे हम एक अलग वीडियो में जो है इन सब पर चर्चा करेंगे। अभी हम केवल टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता, जिसमें अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित है, इसमें निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाए। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाए। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद किसका जो है मुद्रा मूल्य है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा। बी ऑप्शन राइट। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी देश या राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है वह उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता, तो इसमें मूल्य ह्रास व्यय को शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश या निजी उपभोग व्यय इन सभी को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो इसमें सेवा क्षेत्र यानी जो तृतीय का क्षेत्र है इससे सबसे बड़ा भाग जो है प्राप्त होता है। तो ये जो राष्ट्रीय आय से संबंधित इसमें 54 प्रश्न है उनकी हमने व्याख्या की है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही प्रतिदिन हम एक नए विषय के साथ जो नए अध्याय हैं वीकली हम हर अध्याय तथा हर अध्याय से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उन सभी में आप सभी को लाभ हो सके। धन्यवाद।